नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। बिहार के सियासी समर में पहले और दूसरे दौर के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। रविवार को सभी पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महागठबंधन पर हल्ला बोला। वहीं प्रचार के रण में केंद्रीय मंत्रियों ने कई जगह प्रचार की कमान संभाली। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रियों के चुनावी दौरे पर सवाल उठाए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार के कामकाज पर एक बार फिर तंज कसा। इसके अलावा जनता का चुनाव को लेकर क्या नजरिया है, इस बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग सख्त। एटीएम कैश वैन की होगी जांच। लोक लुभावन वादों पर भी आयोग की नजर। पहले और दूसरे दौर के लिए प्रचार में तेजी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बिहार में एनडीए की सुनामी का दावा। सुषमा ने उठाए महागठबंधन पर सवाल। चुनाव प्रचार के रण में नीतीश, लालू की हुंकार। केंद्र पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। बीजेपी से पूछा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन। एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद का बयान। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा, पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री। किसी भी तरह की नाराजगी से किया इनकार। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से घोषणा पत्र की प्रति मांगी है। आयोग ने कहा है कि पहले दौर के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्र तैयार करते समय आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करें। सभी राजनीतिक दल या उम्मीदवार घोषणा पत्र जारी करने के बाद इसकी एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी आयोग को सौंपें। हालांकि इससे पहले अप्रैल में भी चुनाव आयोग ने ऐसा ही निर्देश जारी किया था। चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र मांगने की वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके जरिए आयोग लोक लुभावन वादों को लेकर नजर रखना चाहता है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में काले धन और पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब एटीएम वैन भी चुनाव आयोग की निगरानी के दायरे में आ गई हैं। प्रशासन ने सभी बैंकों से एटीएम मशीनों में कैश पहुंचाने वाली वैन के बारे में जानकारी के रिकॉर्ड इकट्ठा करने को कहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दी जा सके। आचार संहिता लगने के बाद वैसे भी निर्धारित सीमा से ज्यादा कैश लेकर चलने पर पाबंदी होती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने चुनाव में एनडीए की सुनामी का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही बिहार का विकास कर सकती है। रविवार को कई केंद्रीय मंत्री प्रचार के रण में उतरे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने महागठबंधन को मजबूरी का गठजोड़ कहा। वहीं ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने सूबे में बिजली की समस्या को उठाया। मैं कल भी सीमांचल में आने वाला हूं। बिहार के सियासी समर में रविवार के दिन बीजेपी के आला नेताओं ने जमकर प्रचार किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल मुजफ्फरपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश, लालू और कांग्रेस के गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन के सत्ता में आने से बिहार में विकास की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री बनने की लालच में अपने अहंकार के कारण भारतीय जनता पार्टी और बिहार के जनादेश की पीठ में छुरा भोंकने का काम ये नीतीश कुमार ने किया। मित्रों, 15 साल तक जिस लालू का नीतीश ने विरोध किया, उसको कंधे पे बिठाकर वो मुख्यमंत्री बने। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पटना में प्रेस से मुखातिब हुए। इस मौके पर बिजली की समस्या पर उन्होंने नीतीश कुमार को जमकर घेरा। 50% वृद्धि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद केंद्र से राज्य को मिली है और उसकी वजह से पिछले दिनों में थोड़ी बहुत राहत बिहार की जनता को केंद्र की सहायता से मिली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सुपौल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं 5वें दौर की विधानसभा सीटों के जिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने कल अपनी चौथी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। हाजीपुर से अवधेश कुमार और पालीगंज से रामचंद्र शर्मा को पार्टी ने टिकट दिया है। दोनों ही जगहों पर तीसरे चरण में चुनाव होने हैं।
इससे पहले बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की थी जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी ने नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कही है। राम जेठमलानी ने केंद्र सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि काले धन जैसे मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि एनडीए में उम्मीदवारों को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएम पद के उम्मीदवार का फैसला पार्टी करेगी। हमारे साथ हैं बीजेपी एमपी कीर्ति आजाद। कीर्ति जी, कैसा चल रहा है कैंपेन? मेरा तो कैंपेन मिथिला में है और 5वें फेज में है, तो अभी तो फिलहाल लोगों से मिल रहे हैं, जो रूठे हैं उनको मना रहे हैं। रूठे वो हैं या रूठे आप हैं? नहीं, मैं नहीं रूठा हूँ। देखिए, कुछ भी स्थिति हो सब मिल करके निर्णय लेते हैं और वो सब करना पड़ता है। मैं खिलाड़ी आदमी हूँ, देश के लिए खेला, कभी नहीं सोचा कपिल देव कैप्टन है या सुनील गावस्कर। भारत की टीम जीतनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। आप इधर कैसे पटना में, आप क्या किसी मीटिंग में या कैंपेन के सिलसिले में हैं? मैं आया हूँ पार्टी के सिलसिले में, कार्य में, और कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बात करनी होती हैं, डिस्कस करना होता है। इस तरह की स्ट्रेटेजी चल रही है खासतौर से आपके इलाके में कैंपेन को? कोई अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब एक एक क्षेत्र से 17-17, 18-18 लोग होंगे जो चाहते हैं, और होना भी ऐसा चाहिए, लेकिन अंततः मिलेगा तो एक ही को, तो फिर लोगों को मनाना हमारा कर्तव्य है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? बहुत आश्वस्त हूँ। लोग बदलाव चाहते हैं, और जिस प्रकार के अनाप शनाप ये अगली जाति और पिछड़ी जाति और इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। इतने साल हमने देख लिए, 37 साल कांग्रेस के देख लिए, 15 साल लालू जी के देख लिए, नीतीश जी हमारे साथ में थे, जब तक हमारे साथ थे तो सुशासन बाबू कहलाते थे, अब लालू जी के साथ आ गए हैं तो कुशासन बाबू कहलाते हैं। सारे एजेंडा तो आप लोगों के दिए हुए हैं, चाहे वो सुशासन का हो, विकास का हो, या और जो दूसरे मुद्दे आपने गिनाए हैं आरक्षण से लेकर दूसरे, वो सभी कुछ कहीं ना कहीं तो किसी तरीके से आप लोगों ने ही उठाया है और उसको डाइवर्ट किया है। तो मुझे आप यह बताइए कि जब से लालू जी से मिले हैं, आप देखिए क्राइम ग्राफ कितना बढ़ा है। हमारे यहाँ कमतौल थाना है, उसके थाना प्रभारी को लोग उनके माथा पे पिस्तौल सटा के 2 राउंड फायर करके उनको वहीं सामने मार देते हैं पुलिस स्टेशन के। अब मुझे बताइए ऐसे कितने सारे। देखिए, ऐसी घटनाएं तो हर राज्य में हो रही हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत होती रही, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी हो रही। वो परिस्थिति उस समय थी जब जंगल राज था। उसके बाद जब हम लोग 8 साल तक रहे, आप क्राइम ग्राफ को देखिए कि 2013 तक जब तक हम थे साथ में, तब का क्राइम ग्राफ देखिए और अब का क्राइम ग्राफ देखिए। तब से लेकर के अब तक जब से हम हटे, वो दोगुना बढ़ा है। क्राइम बढ़ा है, इसका इशू उठा रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, इससे पहले आपने कहा था कि बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की लड़ाई की बात हो रही है या फिर कुशासन की बात आप कर रहे हैं। ये सारे इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं? बैकवर्ड फॉरवर्ड या रिजर्वेशन का इशू किसने उठाया, या इससे और इसके अलावा इतर जो इश्यूज हैं वो किसने उठाया? आज परिस्थिति शिक्षा की देख लीजिए। पहली बात तो स्कूल नहीं, अगर स्कूल है तो शिक्षक नहीं, और शिक्षक हैं तो एक है, और वो भी क्या कर रहा है, मिड डे मील बना रहा है। अस्पताल में जाइए, अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वहाँ काम नहीं करता, और यदि आता है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो एक्सपायर्ड मेडिसिन। अब मैं उसमें क्या कहूँ और क्या कह सकता हूँ? यह जो सच्चाई सामने है वो सच्चाई सामने है ना। मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी सरकार बनी तो ये जो हकीकत है वो दूर करने की कोशिश की जाएगी और लोगों को बेहतर जो आप सपना दिखा रहे हैं उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाय द वे, अगर आपकी सरकार बनती भी है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? वह पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री इस समय विषय नहीं है। विषय यह है कि जंगल राज से कैसे मुक्ति मिलनी चाहिए हमको, तो पार्टी तय करेगी। मुझे बताइए, महाराष्ट्र में किसने तय किया था? किसने तय किया था झारखंड में? वहाँ की तो आप पूछते नहीं, हरियाणा की आप पूछते नहीं, वहाँ तो कोई तय नहीं था। तो कोई ज़रूरी है तय करके ही लड़ा जाए?
अगर सब कोई एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं और आगे कौन होगा नहीं होगा वो पार्टी तय करेगी, तो उसमें गलत क्या है? तब आप मुझे बताइए, आपको कौन लोग कहते हैं? ये वही लोग कहते हैं, विरोधी लोग, जिनके पास तो कोई न मुद्दा है न मुद्दा है जिसको सामने लेकर वो सामने रख सकें। तो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? अरे जो मुख्यमंत्री था वही देख लो, उसने कानून व्यवस्था क्या बनाई हुई है। आगे मैं और क्या कहूँ? चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और हमारी सहयोगी अमृता राय पटना से इस समय हमारे साथ सीधा जुड़ी हैं, उनका हम रुख करते हैं। अमृता, आपने कीर्ति आजाद से बात की, उन्होंने कहा पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। वहीं नीतीश कुमार लगातार बीजेपी पर दबाव डाल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे। हमने दिल्ली में देखा बीजेपी का हाल अच्छा नहीं हुआ ऐलान के बाद। क्या ये भी एक वजह हो सकती है बिहार में अब तक नाम सामने नहीं आया? फिलहाल हम माफ़ी चाहेंगे अमृता, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है। कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क किया जा सके। तो कीर्ति आज़ाद से बातचीत में उन्होंने भी यही कहा कि पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम। हालांकि नीतीश कुमार लगातार बीजेपी पर वार कर रहे हैं इस मसले को लेकर और कह रहे हैं कि पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है, मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है। इसे लेकर बीजेपी अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है। कीर्ति आज़ाद ने भी जिक्र किया महाराष्ट्र का, हरियाणा का और झारखंड का, जहां मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान पहले नहीं किया गया था। हालांकि दिल्ली में चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, लेकिन हश्र बीजेपी का दिल्ली में बुरा हुआ। कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि इसी से डर कर हो सकता है कि बिहार में भी बीजेपी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान ना कर रही हो। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। वो ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार की जीवन रेखा माने जाने वाले गांधी सेतु की बदहाली। Political slugfest intensifies in Bihar. Regional leaders fight a do-or-die battle. Who wins Bihar and who loses relevance? Watch Verdict 2015 on Rajya Sabha Television. अब देखो, फिरौती का पैसा कम नहीं करा सकते हम बस। ट्यूशन तो पढ़ाई ही है, रिक्शा भी चलाया है कुछ टाइम, साइकिल रिक्शा। अरे भैया, लौकी कैसे दिया? अरे नहीं बहन जी, मैं सब्जी वाला नहीं हूँ। आपको हीरो मानती है पब्लिक, तो आपकी जिम्मेवारी है आपकी वैसा बन के भी दिखाओ और वैसा करो, फिल्म में भी वैसी करो। दिल में मेरे यारो की रिली बात। नमस्कार, मैं हूँ यशपाल शर्मा। आप मुझसे मिल सकते हैं प्रोग्राम गुफ्तगू में। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए के पास सीएम पद के उम्मीदवार के लिए कोई चेहरा नहीं है और जब चेहरा नहीं है तो वो मुकाबला क्या करेंगे। नीतीश कुमार ने एनडीए के मंत्रियों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सूखे के हालात हैं और बीजेपी के सभी मंत्री बिहार में डेरा डाले बैठे हैं। सहयोगी अमृता राय पटना से हमारे साथ जुड़ी हैं। अमृता, समीकरण बिहार की परिस्थितियां क्या बयां कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं साफ किया जा रहा है? मैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पहले बात करूं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री दिल्ली से आकर बिहार में डेरा डालेंगे और उसमें एक और टेलीकॉम मंत्री भी एकदम मीडिया को पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं और हर एक चीज मीडिया पे क्या जा रही है उसका पूरा ब्यौरा टेलीकॉम मंत्री के द्वारा रखा जा रहा है। लेकिन मीडिया के जितने भी हमारे साथी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, सबकी एक कॉमन शिकायत है कि पटना आकर और बिहार आकर हमें कॉल ड्रॉप की समस्या से बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा है। जब टेलीकॉम मंत्री, केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री दिल्ली से आकर पटना बैठे हुए हैं, बावजूद इसके इस पर कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक और मंत्री, ऊर्जा मंत्री जो है, यानी
सॉरी एनर्जी मिनिस्टर वो शिकायत कर रहे हैं कि बिहार जो है वो बिजली प्रोवाइड करने में असफल रहा, और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो शिकायत करते हैं कि बिहार जो है वो हेल्थ केयर में इनएफिशिएंट है। तो तमाम केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली से आ रहे हैं वो अलग अलग तरह के इश्यूज को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा इशू है इस समय, जो मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, वो कॉल ड्रॉप की समस्या है, जिसे हम आप भी लगातार जूझ रहे हैं। बिल्कुल अमृता, हमें अपने सहयोगी से बात मुख्यमंत्रियों की रही बात अगर मुख्यमंत्री के नाम के सुझाव की, तो कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन ये भी सच है कि गाहे बगाहे उनकी ही नेताओं की तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही हैं। कोई कहता है कि सवर्ण नहीं होगा मुख्यमंत्री, कोई कहता है कि हम दलित और पिछड़े वर्ग से ही हमारा मुख्यमंत्री होगा, कोई पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री भी पीछे से आके कहता है कि हाँ हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उसको एक तरह से बढ़ावा भी दिया जा रहा है। हम कह सकते हैं सुशील मोदी को अंदरूनी तौर पर एक तरह से स्वीकारोक्ति है, और वो स्टेट के बड़े लीडर भी हैं जी। लेकिन और भी कई ऐसे लीडर हैं जो अपनी ख्वाहिशें जता रहे हैं, भले ही वो कैमरे के आगे ना कह रहे हो, लेकिन कैमरे के पीछे वो उनकी ख्वाहिश साफ है कि चाहे वो पिछड़े वर्ग के नेता हो, चाहे वो अल्पसंख्यक नेता हो, चाहे वो दलित वर्ग के नेता हो, उनकी मतलब अपेक्षाएं हैं कि उनको भी मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट माना जाए। तो अभी तक बीजेपी भले दावे न कर रही हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने दावे कर भी रहे हैं। ये जरूर है कि मीडिया कैंपेन में बीजेपी कहीं आगे दिख रही है, और अपने कैंपेन का जो उनका जो तरीका है वो भी बाकी लोगों के मुकाबले, बाकी महागठबंधन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सुनियोजित है, और बहुत अच्छे तरीके से वो अपना प्रचार कर पा रहे हैं। उसमें जरूर कहीं ना कहीं महागठबंधन की पार्टियां कुछ हद तक कमजोर या पीछे होती हुई दिख रही। जी अमृता, एक बात और, रूठने वालों की संख्या भी बीजेपी में लगातार बढ़ रही है। एक नया नाम राम जेठमलानी का भी जुड़ गया है। ये अंदरूनी जो उठापटक है, इसका कितना असर दिख सकता है? देखिए, राम जेठमलानी के रूठने और नाराज होने की बात कोई नई नहीं है। वो दिल्ली में भी रह के कई बार इस तरह की बातें करते रहते हैं। काले धन पे उनके बयान पहले भी आते रहे हैं, यहाँ पर भी वो आकर काले धन का इश्यू उठा रहे हैं। लेकिन पहली बार उन्होंने यहाँ पटना में आकर OROP के इश्यू को उठाया, और उनका कहना है कि तकरीबन 1.25 लाख के आसपास ऐसे पूर्व सैनिक हैं बिहार के अंदर जो किसी जाति, धर्म और किसी और चीज को नहीं मानते हैं। वो सब जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने OROP के इश्यू पर वोट डालेंगे, और उनका ये कहना है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, इसलिए वो, या उनको दिया गया वादा पूरा नहीं किया गया है, इसलिए वो उनको नहीं देना चाहिए बीजेपी को वोट। ये राम जेठमलानी कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राम जेठमलानी, RK सिंह का बयान उससे पहले आ चुका है, JD पासवान ने कह चुके हैं। कल हमने सोर्सेज से ये भी देखा, सोर्सेज के हवाले से ये खबरें भी आई कि कीर्ति आजाद बैठे रहे मगर उनका पार्टी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वो पहले से ही नाराज चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे कई नेता हैं जो नाराज हैं, अलग अलग वक्त पे उनकी नाराजगी भी झलकती रही है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी का और NDA का जो प्रचार है वो बहुत ही सुनियोजित और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमृता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो फेहरिस्त लंबी है, बीजेपी का बहुत सुनियोजित तरीके से प्रचार चल रहा है। रूठने बनाने का सिलसिला भी लगातार बीजेपी के अंदर जारी है, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने हमला किया है कि तमाम केंद्रीय मंत्री बिहार में डेरा डाले बैठे हैं। हमारी सहयोगी ने बताया कि टेलीकॉम मिनिस्टर भी अब प्रचार के लिए बिहार पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। लालू यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार काला धन वापस लाना नहीं चाहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशों में जमा काला धन बीजेपी नेताओं का है और वो उसे वापस नहीं लाना चाहते हैं। ट्वीट के जरिए RJD प्रमुख ने बीजेपी पर बिहार चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वो चाहे जितनी ताकत झोंक दें, लेकिन इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। रामविलास पासवान ने एक बार फिर DNA का सवाल उठाया और नीतीश कुमार से पूछा कि पूरे बिहार की जनता और उनका DNA कैसे एक हो सकता है। बिहार के मौजूदा बजट को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए। चुनाव में हर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। गया में इसी मकसद से कल रन फॉर वोट का आयोजन किया गया।
प्रशासन और पुलिस के साथ साथ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और लोगों से वोट देने की अपील की। गया के टावर चौक से गांधी मैदान तक लोगों का हुजूम निकला और अलग अलग स्लोगन के जरिए लोगों से वोट देने को कहा गया। गया में 16 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। जिलाधिकारी ने बिना किसी डर के लोगों से वोट देने को कहा और हर व्यक्ति से अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की गुजारिश की। बिहार का गोपालगंज जिला इन दिनों कटाव और सूखे की मार झेल रहा है। आलम यह है कि मजबूर और पीड़ित लोगों की ना तो प्रशासन सुनता है और ना ही मुख्यमंत्री की जनता अदालत में गुहार लगाने का असर होता है। नदी के कटाव का असर यह है कि सैकड़ों परिवार आज दर दर भटक रहे हैं। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। गंडक नदी के आसपास के इलाकों से अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। बिहार के गोपालगंज जिले की आधी आबादी गंडक नदी की इस त्रासदी को पिछले कई सालों से झेल रही है। तेज कटाव की वजह से पिछले कुछ सालों में 25 गांव नदी में समा चुके हैं। 5000 परिवारों का सब कुछ लुट गया। एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं जो आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन से गांव हैं जो कटाव की मार झेल रहे हैं और कितने परिवार इससे पीड़ित हुए। मेहदिया में 560 परिवार, कटघरवा में 442, मकसूदपुर बकुआ टोला में 702, तिवारी टोला में 130, बोरवल में 115, भैंसही में 330, खरगौली में 140, मुसहर टोला में 950, मकसूदपुर खाप में 175, काला मठहिनिया में 250, फैजुल्लाहपुर में 135 परिवार पीड़ित हुए हैं। विडंबना ये है कि एक तो नदी की मार और दूसरा प्रशासन और सरकार की अनदेखी ने इन लोगों को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। चुनाव नजदीक आते हैं तो कटाव और विस्थापितों का मुद्दा जोर शोर से उठता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नेता से लेकर अधिकारी तक इनकी सुध लेना भूल जाते हैं कि खुले आसमान के नीचे रहने वाली ये लोग आदत ठिकाने के लिए तरस रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक को इनकी दशा का पता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको नतीजे का पता चल सकता है। राहत के नाम पर पैकेज तो आते हैं, लेकिन वो कहां जाते हैं इसका पता किसी को नहीं चल पाता है। 4 बरस हो गई है ओइले आज तक ले हमनी के कोनो गोड़ धरे के रास्ता ना भई। 100 गो दरखास्त दे भइली सा ओहि दिन आइलो रहनी तो दरखास्त हाथ में धरौनी, आज तक ले नीतीश भैया कोनो सुनवाई ना करी। मैंने संज्ञान में लिया, अभी सवेरे से पता करता हूँ या फिर कूपन लौटा भी है बहुत हर जिलों में। अगर ऐसे लोग का लौट गया तब तो अलग बात, अगर ऐसे लोगों का वितरण में दिखला दिया गया तब तो बड़ा स्कैम है। मैं इसकी तहकीकात करूँगा। गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की आधी आबादी दियारा इलाके में रहती है, जिन्हें गंडक नदी की त्रासदी झेलनी पड़ती है। इनमें गोपालगंज, बरौली, कुचायकोट और बैकुंठपुर क्षेत्र शामिल हैं। वहीं हथुआ और भोरे क्षेत्र तो बाढ़ से सुरक्षित हैं, लेकिन वहां के लोगों को सूखे से 2-4 होना पड़ता है। जिले की हथुआ, कुचायकोट और बैकुंठपुर सीट पर जेडीयू का कब्जा है, तो वहीं बरौली, गोपालगंज और भोरे सीट बीजेपी के पास है। गोपालगंज ने बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिए, फिर भी आजादी के इतने सालों बाद इस जिले की सूरत नहीं बदली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पोलिंग बूथों पर पुलिस की तैनाती नहीं होगी। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव सुरक्षा की दृष्टि से काफी अलग होगा। राज्य में चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस बार राज्य में किसी भी बूथ पर बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती नहीं होगी। बिहार के सभी 62,789 बूथों पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ही तैनात किए जाएंगे।
इस बार चुनाव आयोग ने ये कहा है कि सभी चुनाव बूथों पे CAPF की कंपनियां रहेंगी, यानी केंद्रीय बल जो है वो तैनात किया जाएगा। तो पूरे बिहार के सभी फेजेज में, सभी इलेक्शन में, सभी बूथों पे केंद्रीय पुलिस बल जो है वो तैनात रहेंगे और बूथ जो है वो उनके निगरानी में रहेंगे। चुनाव के दौरान बिहार पुलिस की ड्यूटी पेट्रोलिंग और दूसरे तरह के कामों में लगाई गई है। पिछले चुनाव में 80% बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। कुछ लार्ज अमाउंट सीज हुआ है, उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है ताकि उसका लिंक्स और किस पर्पस के लिए हैं तो ये सब एस्टैब्लिश हो पाए। और वैसे प्रेस नोट जब से चुनाव का जारी हुआ है तब से इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का डिटेल्ड गाइडलाइंस है। चुनावों के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी सतर्क है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। चुनाव के पहले जो सुरक्षा का माहौल है, विधि व्यवस्था का जो माहौल है, उससे बेहतर और सुदृढ़ करना है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों की कुल 735 कंपनियों को तैनात किया गया है। चुनाव की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र की तरफ से CRPF के अलावा BSF और ITBP, SSB और CISF की भी तैनाती की गई है। संवेदनशील और नक्सल प्रभावित बूथों पर BSF, ITBP और आर्मी विंगों की तैनाती होगी। इतनी भारी संख्या में पहली बार किसी चुनाव में अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में वादों और दावों के बीच प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाला मशहूर गांधी सेतु दम तोड़ रहा है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला ये पुल जर्जर हो चुका है और यहां अक्सर घंटों जाम रहता है। इस वजह से राज्य की बड़ी आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें कभी एशिया की शान रहे महात्मा गांधी सेतु की बदहाली बयान करने के लिए काफी हैं। पटना और हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर इस पुल को बने महज 34 साल हुए हैं, लेकिन अब इसके जीवन की डोर टूटने के कगार पर है। 1998 में इस पुल पर पहली बार दरार दिखी थी। 17 साल हो गए, लेकिन पुल ठीक होने के बजाय जर्जर होता गया। हालात ये है कि पुल पर लंबा जाम लगा रहता है और राज्य के दो हिस्सों को जोड़ने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस पुल से आने जाने में, और प्लस इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है कि पूछिए नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जाम लग जाते तो 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। करीब 6 किलोमीटर लंबे महात्मा गांधी सेतु की मरम्मत पर पिछले एक दशक में करीब 115 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और आज भी मरम्मत का काम जारी है। इन झटकों को देखकर शायद आपको लगे कि हम लोग किसी भूकंप वाले इलाके में खड़े हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम लोग गांधी सेतु पर खड़े हैं, जो कि गंगा के ऊपर बना हुआ पटना में एक पुल है जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस पुल को जनता के लिए समर्पित किया तो इसने गंगा नदी के दो किनारों में बटे बिहार को एक कर दिया। मगर उसी पुल की मरम्मत को लेकर राजनीति भी होती रही है, लेकिन इस सब में नुकसान तो जनता का ही हो रहा है। अब भारत सरकार कहती है कि हमने पुल के लिए इतना पैसा दिया, बिहार सरकार का ये कहना है कि हमको वो पैसा, जिस पैसे की बात करना है वो हमको मिला नहीं, या तो इस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला चला लंबे समय तक। लेकिन इसमें जो नुकसान हुआ, जो सफ़र किया, वो बिहार के लोग हैं। इन हालात में बिहार के विकास को रफ्तार देने के लिए गंगा नदी पर एक नया पुल बनाने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार की शान गांधी सेतु फिर पुरानी रौनक में लौट पाएगा। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी, पटना। और फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अगली खास पेशकश आप देख सकते हैं दोपहर 12 बजे। नमस्कार।